बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17। जिस चैप्टर के हमने कुछ इनिशियल टॉपिक्स स्किप करने हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो जो हमने सिलेबस के कुछ टॉपिक्स स्किप करने हैं उनके कुछ नाम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स आती हैं, जिसके अंदर हम अमॉर्फस, पॉलीमरिक सॉलिड्स और यूनिट सेल की डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अमॉर्फस क्या है, उसके अंदर कैसी अरेंजमेंट होती है एटम्स की, यूनिट सेल क्या होता है, पॉलीमरिक सॉलिड में किस तरह से दूसरे एटम्स की एक दूसरे के साथ लेयर बना के प्योर एटम्स के ऊपर किस तरह पीवीसी मॉलिक्यूल्स की लेयर लगाई जाती है। और क्रिस्टल लैटिस जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर यूनिट सेल की डिफ़ाइन करते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो स्टूडेंट, उसके बाद जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की बात करते हैं, यानी मैकेनिकल एक सिंपल बात है कि जब हम किसी चीज़ की मैकेनिक्स डील करते हैं तो उसकी मोशन, उसकी डिफॉर्मेशन, उसकी हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर उसकी डिफॉर्मेशन आ जाती है। डिफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि किस तरह से किसी एटम को हम अगर या किसी सब्सटेंस के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं वो किस तरह से स्क्वीज़ करता है, किस तरह की उसमें डिफॉर्मेशन आती है। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्टॉर्शन और स्टेट ऑफ स्ट्रेस था, यानी स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, ये वाली टर्म्स हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस क्या है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़नी थी, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, ये वाली बातें थी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम वॉल्यूम और लेंथ की बात करें तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या कंप्रेसिव स्ट्रेन आती थी। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे हमने स्किप किए हैं। जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो 17.3 है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है कि जब हम सॉलिड्स को कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं या टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, उसको पढ़ने से पहले हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे जो आजकल जिसका ट्रेंड चल रहा है, जिसके साथ साथ। तो स्टूडेंट्स, जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा कि एनर्जी बैंड जो थ्योरी है उसके अंदर एनर्जी बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है, उसके अंदर फॉरबिडन बैंड कौन सा है, इंसुलेटर को हम किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रिकल का क्या बिहेवियर हो सकता है। उसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर को प्योर और इम्प्योर फॉर्म में किस तरह से डील किया जाता है। ये सारी बातें स्टूडेंट्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अहम सबसे चीज़ है जो आपने अभी नोट करनी है वो आप अपने रजिस्टर पे अभी नोट कर लें कि दो तरह की थ्योरीज़ हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये तो है एनर्जी बैंड थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले एक ओल्ड थ्योरी थी जो हम मोस्टली पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी जिसे पी ड्रूड ने इन्वेंट किया था, जो उसने इसके बारे में लिखा था। पी ड्रूड ने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पेश की थी, जिसकी बेस ये बनाई थी कि बोहर एटॉमिक मॉडल को बेस बनाते हुए उसने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी थी सॉलिड्स के बारे में। इट्स मीन कि सॉलिड्स में किस तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किस तरह वो बिहेव करते हैं, अगर उनको एनर्जी सप्लाई की जाए तो वो फिर जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो न्यू थ्योरी थी एनर्जी बैंड थ्योरी का नाम दिया गया था। जो ओल्ड थी उसका नाम था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वो पी ड्रूड ने पेश की थी। उसके बाद एनर्जी बैंड थ्योरी जो फ्लेक्स ब्लॉक ने, इसका नाम BLOCH ब्लॉक है, इसको आपने ब्लोच नहीं पढ़ना। ये फ्लेक्स ब्लॉक साइंटिस्ट था, स्विस साइंटिस्ट, जिसने एनर्जी बैंड थ्योरी जो न्यू आज भी जिसका ट्रेंड चल रहा है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो किसकी बुनियाद पर दी थी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बुनियाद पर उन्होंने एनर्जी बैंड थ्योरी पेश की थी,
जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो बोहर एटॉमिक मॉडल को देख के पी ड्रोड ने इन्वेंट की थी, और जो एनर्जी बैंड थ्योरी है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को देख के फेलिक्स ब्लॉक ने हमें दी थी। और उसके साथ स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो हमारी थ्योरी है, तो स्टूडेंट्स ये चंद बातें करने के बाद अगर हम देखें कि जो ओल्ड थ्योरी थी वो किसके बारे में एक्सप्लेनेशन देती थी, वो जस्ट इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में ही इंफॉर्मेशन देती थी हमें। लेकिन जो एनर्जी बैंड थ्योरी जो फेलिक्स ब्लॉक ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बेस पे पेश की थी, वो इंसुलेटर, कंडक्टर और इसके साथ सेमी कंडक्टर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें देती थी। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो थ्योरी है जिसका नाम एनर्जी बैंड थ्योरी है, इसकी कुछ डिस्कशन है अगर मैं आपके सामने रीड कर दूं। वैसे आप अपनी बुक टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 143 पे इसकी कुछ डिस्कशन है वो खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको लिखने में यानी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती है एग्ज़ाम में। इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड एटम आर बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड ओनली हैव डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं एक और छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स यानी हम जब n इज इक्वल टू 2n² वाला फार्मूला लगा के ये देखते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर आउटर मोस्ट शेल्स में यानी उसके बाद जो शेल्स आते हैं किस तरह से अरेंज हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 2n² वाला फार्मूला हम लगा के मोस्टली ये चेक करते होते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में अपीयर है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जो मोस्टली कंडक्शन के लिए या किसी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले उनका ही अमल होता है। अगर हम उनकी बात करें, उनके अलावा जितने टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस की ग्रिप के अंदर, तो उनको हम कोर ऑफ एटम भी कह देते हैं। कोर ऑफ एटम के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिट्स में होते हैं, मोस्टली ये होता है कि जो उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने सब शेल्स के अंदर कुछ एनर्जी स्टेट्स क्रिएट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स गौर से सुन लें, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने सब शेल्स के अंदर कुछ एनर्जी स्टेट्स क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह दें कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इस तरह की स्टेट्स, इस तरह के वो बैंड्स क्रिएट कर लेते हैं। ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को अगर आप समझ लेंगे तो ये आपको इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने रेंजिंग पढ़नी है कि कंडक्टर्स की रेंज कहाँ तक होती है, उसकी ओम पर मीटर अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो वो कहाँ तक होती है। सबसे पहले ये बात है कि जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस के। किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी उसका ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस का, यानी जितनी किसी चीज़ की फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर हम उसके बरअक्स बात करें तो किसी चीज़ की अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो अच्छा मटेरियल होगा, वो अच्छा कंडक्टर होगा। जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो अच्छा इंसुलेटर होगा। तो ये कुछ रेंजेस हैं पेज नंबर 143 पर 17.3 टॉपिक के अंदर। ये आप खुद से पढ़ लेना कि 10⁻⁷ से लेकर किस तरह 10⁻⁻20 तक रेंजिंग जो चल रही हैं, या 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻4 तक किस मटेरियल की है, उसके बाद सारी बात आपको समझ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसका कुछ थ्योरी पार्ट है वो पढ़ते हैं। However, when a large number of atoms, say n, brought close to another solid, each energy levels of the isolated atom splits into sub levels called states। ये जो मैंने अभी बात की है कि सब लेवल्स में वो चेंज हो जाता है और उसको स्टेट्स कहते हैं। अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस exerted by other atoms in solid, these permissible energy states are discrete but closely spaced, the अपीयर टू फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस एनर्जी बैंड्स। यानी ये एक दूसरे से बहुत दूर स्टेट्स नहीं होती, बहुत दूर बैंड नहीं होते, बिल्कुल हल्की सी एनर्जी अगर हम सॉलिड्स को देंगे तो ये वाले एक बैंड से दूसरे में जो लेवल्स क्रिएट होते हैं, जो स्टेट्स क्रिएट्स होती हैं, ये एक दूसरे से ज़्यादा गैप पे नहीं होती, ये बहुत ही कम गैप पे होती हैं। अगर हम इसको थोड़ी सी कंडक्टर्स के अंदर एनर्जी देंगे तो वो उस गैप को
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पास कर जाते हैं और कंडक्टिविटी का बिहेवियर शो करते हैं। In between two consecutive permissible energy bands, there is a range of energy states which cannot be occupied by electrons. This is called forbidden energy states. अब जिस बैंड के अंदर, जिस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन विदाउट कंडक्टिविटी, विदाउट एनर्जी नहीं जाते, उसको हम कहते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप्स हैं वो वाले, and its range is termed as forbidden energy gap. The electron in the outermost shell of the atoms are called valence electrons, and energy band occupied these electrons is known as valence band. Students, इसमें हम कंडक्शन बैंड भी पढ़ेंगे, वैलेंस बैंड भी पढ़ेंगे, किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ आते हैं और कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ आते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से वैलेंस बैंड की तरफ या वैलेंस बैंड से जब कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं तो तब कंडक्टिविटी का एक अमल रूनुमा होता है। द बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। जो वैलेंस बैंड के ऊपर एक बैंड होता है, यानी उस सब शेल्स के अंदर जो बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं, वैलेंस और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड नीचे होता है, उसके कुछ थोड़ा सा ऊपर कंडक्शन बैंड होता है। इन कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स मोर फ्रीली, यानी कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन मोर फ्रीली होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉलिड्स। दिस इज वाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग दिस बैंड आर नोन एज कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। एन इलेक्ट्रॉन लीविंग द वैलेंस बैंड इज accommodated बाय दिस बैंड। It may be either empty or partially filled with electrons. The band below the valence band are normally completely filled as such as plano पार्ट द कंडक्शन प्रोसेस, यानी वो वाले जो इसके नीचे होते हैं वो कंडक्शन प्रोसेस में तब तक काम नहीं देते जब तक उसको एनर्जी प्रोवाइड ना की जाए। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंसुलेटर की और कंडक्टर की, साथ में सेमीकंडक्टर की। हमने 3 तरह के बैंड डिस्कस किए, जिसमें एक होता है वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड और उसके दरमियान में होता है एनर्जी बैंड गैप, यानी जो गैप होता है। सबसे पहले अगर हम वैलेंस बैंड की बात करें, उसके साथ ही थोड़ा सा ऊपर होता है फॉरबिडन गैप, यानी उसके अंदर समझ लें एक बैरियर होता है फॉरबिड करने वाला। उसके ऊपर एक होता है एम्प्टी, यानी कंडक्शन बैंड, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना होता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इजीली, यानी बहुत ही कम मकदार में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी इनकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। इनका जो एनर्जी बैंड गैप है वो काफ़ी वाइड होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच आर नॉट फ्री, in which electron are not free in terms of energy bands. It means that insulators, अब जो energy bands दिखाया गया है इंसुलेटर्स के अंदर, उसमें फॉरबिडन गैप जो है वो काफ़ी ब्रॉड करके दिखाया गया है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं करते। एन एम्प्टी कंडक्शन बैंड, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अ फुल वैलेंस बैंड, यानी वैलेंस बैंड में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो फॉरबिडन गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड लेवल होता है उसका, वो कंडक्शन के लिए उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने देता, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन वो फॉरबिडन गैप ज़्यादा होता है, वो नहीं जा पाते, इसीलिए इनको इंसुलेटर कहते हैं। लार्ज एनर्जी गैप, सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन देम, यानी इसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी लेके जाएंगे, एनर्जी देंगे उनको, तो वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन की तरफ तब जाएंगे जब उनको एटलीस्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे। इससे कम एनर्जी पे वो कंडक्ट नहीं करेंगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि रूम टेम्परेचर, आम हमारे माहौल में इतनी एनर्जी लेवल्स या इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पॉसिबल नहीं होती कि कोई भी एटम या कोई भी मटेरियल पड़ा पड़ा खुद ही जो इंसुलेटर है वो खुद ही कंडक्ट कर जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है कंडक्टर। कंडक्टर आर दोज विच हैव पैलेंटी फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कंडक्टर्स के अंदर जो बैंड गैप होता है वैलेंस बैंड के अंदर, या ऐसे कह लें कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कंडक्टर के अंदर
कि कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं। जब उनको हल्की सी एनर्जी यानी फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसमें कंडक्शन का अमल यानी इलेक्ट्रिसिटी गुजरने का अमल शुरू हो जाता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा इसके साथ ही इसका पार्ट है वो है सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स ना तो ये फुली इंसुलेटर होता है ना ही फुली कंडक्टर होता है। अब ये एज ए कंडक्टर बिहेवियर कर सकता है कब, जब हम इसको कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो इंसुलेटर की निस्बत थोड़ा सा नैरो बैंड होता है, यानी कम उसकी गैप की जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। इसलिए जब इसको थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई की जाती है तो ये वाला इंसुलेटर कंडक्टर की तरफ मूव कर जाता है, यानी कंडक्टर बन जाता है। स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ डिस्कशन है जो आप खुद से भी देख सकते हैं पेज नंबर 144 के ऊपर। अब स्टूडेंट्स इसके साथ एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात है कि सेमीकंडक्टर को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, डोपिंग क्या है, उसकी डोपिंग रेशियो क्या होती है, किस तरह से हम प्योर सिलिकॉन कंडक्टर को एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, जर्मेनियम का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर किस तरह से है, सिलिकॉन का किस तरह से है, वो वाले इसके जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं किस तरह से ऐड करके हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं, या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करके किस तरह से हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ये छोटा सा एक टॉपिक है जिसको आप खुद से रीड कर सकते हैं, जिसमें क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका होमवर्क है और इसके साथ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसकी फॉर्मेशन किस तरह से है, इसके अंदर किस तरह से जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स किस तरह से इसके अंदर शेयर करते हैं और इसके अंदर ग्रुप 5 के एलिमेंट्स किस तरह से शेयरिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड है वही क्रिएट होता है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग्स होती हैं इसके अंदर एटम्स की। तो इसी वजह से ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करके हम सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल डॉप करके बना सकते हैं, जिसमें सिलिकॉन जो हमारी यूनिवर्स के अंदर ऑक्सीजन के बाद आई थिंक 25% इसका भी अमल है, यानी सिलिकॉन जो है वो 25% होता है। तो ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं। इस तरह से उसके कुछ नाम रखे जाते हैं कि एन टाइप कौन से हैं, पी टाइप कौन से हैं। जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करके कोई सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसको पेंटावैलेंट कहते हैं। जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करके बनाते हैं उसको एन टाइप कहते हैं। एन टाइप का बिहेवियर कैसा होता है, पी टाइप का बिहेवियर क्रिस्टलाइन में कैसा होता है, ये सारी बातें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पेज नंबर 145 पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इन सेमीकंडक्टर्स। तो ये वाला जो टॉपिक हमने अभी छोटा सा स्किप किया है, इसकी जो रीडिंग है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में बिल्कुल क्लियर बातें हो जाएंगी। इसलिए ये मैंने कुछ लाइंस आपके लिए छोड़ी हैं कि ये आपने देखनी है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।